हमारे आसपास के ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करना एक कठिन चुनौती की तरह लग सकता है। हमें अपनी दुनिया के रहस्यों के कई जवाब मिल गए हैं, जैसे ग्रह कैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, एक सेब एक शाखा से जमीन पर क्यों गिरता है और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करने की खोज कठिन चुनौतियों और अकाल्पनिक समस्याएं और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यकता सरलता के पहाड़ से भी भारी होने की गारंटी देते हैं। कई भौतिक वैज्ञानिक पहले से ही अस्तित्व की पहेलियों के साथ कुश्ती कर चुके हैं, लेकिन कई और पहेलियों को हल करना बाकी है। फिजिक्स के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के लिए हो जाइए तैयार। वे रहस्य जो दुनिया के अब तक के सबसे प्रतिष्ठित दिमागों से दूर रहे हैं, आइए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंटिफिक अनिल में। आज हम उन अनसुलझे सवालों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो कि अब तक इतने विद्वान वैज्ञानिकों से सोल्व नहीं कर पाए। तो चलिए वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम इसका परीक्षण कर सकते हैं और कोई नहीं जानता यह क्या है और कहां से इसका वजूद हुआ है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 70% डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। यह समझने के लिए कल्पना की गई थी जिसमें आकाश गंगाएं न केवल अलग हो सकती हैं बल्कि एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। यानी आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण हर एक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ पर उसके अपोजिट होगा जो कि पदार्थ को अलग अलग करता है। हालांकि यह एनर्जी कैसे काम करती है अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। डार्क मैटर। हमारे ब्रह्मांड के काले अंधेरे में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसमें से एक डार्क मैटर भी शामिल है। डार्क मैटर डार्क एनर्जी की तरह ही ना ही देखा जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है। हालांकि इन मायावी पदार्थ में बहुत अंतर होता है। हम जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में जितना देख सकते हैं उससे कई गुना इस ब्रह्मांड में चीजें उपस्थित हैं, क्योंकि जिस तरह से हम गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को माप सकते हैं, लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम डार्क मैटर को ना ही देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। केवल परीक्षण में इसका हमें ज्ञान मिल जाता है या फिर हमें परीक्षण के अंदर उपस्थित मिल जाते हैं। यह भी एक रहस्य बना हुआ है डार्क मैटर का। इट्स वेव, इट्स पार्टिकल। प्रकाश की किरणों में एक विभाजित व्यक्तित्व होता है। वे हस्तक्षेप पैटर्न बनाते हैं जो तरंगों के विशिष्ट होते हैं। वे सतहों से परावर्तित होते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वह एक लहर या फिर एक कण है या दोनों एक ही समय में हो सकते हैं। उसका उपयोग इलेक्ट्रॉनों को उनके गोलों से अलग करने के लिए किया जा सकता है। अगर हम इनका परीक्षण करें तो हमें परीक्षण में ऐसे परिणाम मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कण है, लेकिन प्रकाश कैसे निर्धारित करता है कि वह कण है या तरंग, ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसे अभी तक कोई सोल्व नहीं कर पाया है। हमें पता है हम सिर्फ समय के साथ साथ आगे की ओर चल सकते हैं और हमें समय आगे की ओर ही चलने की मंजूरी देता है। जैसे हम समय के साथ बूढ़े होते हैं, लेकिन क्यों हम जवान नहीं हो सकते? जैसे हमारा सूर्य हाइड्रोजन का यूज ईंधन के रूप में कर रहा है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन सूर्य हाइड्रोजन को कभी रिलीज नहीं कर सकता। हम केवल समय की ही दिशा में क्यों चल सकते हैं? आखिर क्यों हम इस समय के उल्टा नहीं जा सकते? और हम अपनी घड़ी को क्यों उल्टा नहीं घुमा सकते? यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में हम इसको क्यों नहीं घुमा सकते? ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है जो कि हमें समय के साथ आगे की तरफ तो लेके जाता है, लेकिन हमें वापस समय के पीछे नहीं लेकर जाता। वी आर लिविंग इन ए होलोग्राम।
हम होलोग्राम में रह रहे हैं। यह बात हमारे दिमाग को झकझोर कर रख देती है। हम ब्रह्मांड में जो भी देखते हैं और महसूस करते हैं या फिर जो भी हम अनुभव करते हैं, वास्तविक में दो स्थानिक आयाम हो सकते हैं। एक 2D होलोग्राम के बारे में सोचें, जैसे कि अगर हम 2D होलोग्राम के बारे में सोचें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के पीछे वाला चित्र, इसमें 3D छवि की सभी जानकारी हो सकती है, लेकिन केवल 2 आयामों में कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि हमारा ब्रह्मांड केवल क्रेडिट कार्ड पर होलोग्राम की तरह ही होता है। अंतरिक्ष ऐसा लगता है जैसे इसके 3 आयाम हैं, लेकिन यह पता चल सकता है कि हम जो देख रहे हैं वह हमारी धारणा के बाहर एक 2D ब्रह्मांड की परीक्षण है, यानी कि एक इमेजिनरी दुनिया है। तो ये भी कहना कि अगर हम एक होलोग्राम में रह रहे हैं तो ये भी एक गलत नहीं होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैटर एंड एंटी मैटर। मैटर और एंटी मैटर के बीच मुख्यतः अंतर होता है। मैटर और एंटी मैटर में विद्युत आवेश विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन एंटी मैटर मूल रूप से पदार्थ के विपरीत होता है, लेकिन उनके पास विद्युत आवेश के अलावा बहुत सारे समान गुण होते हैं। हमें पता है कि ब्रह्मांड दोनों पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। कई सिद्धांतों में मैटर और एंटी मैटर के बनने के बारे में बताया गया है, लेकिन यह कहना एक निर्णायक उत्तर नहीं है। यह भी एक रहस्य ही है कि मैटर और एंटी मैटर कहां से उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड का जीवन काल यह एक रहस्य है। द लाइफ टाइम ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अंत भले ही आपको रात में ना जगाए, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में जीवित प्राणियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ब्रह्मांड का जीवन इस इपिक इवेंट में लगभग 10 अरब वर्षों में घटित होने की भविष्यवाणी की गई है। 2 विरोधी सिद्धांत बिग क्रंच और बिग रिप हैं। इनमें से कोई भी परिणाम बहुत मजेदार नहीं लगता। बिग क्रंच बिग बैंग के विपरीत है, यानी ब्रह्मांड के सभी टुकड़े एक दूसरे से दूर होना बंद कर देंगे और एक दूसरे की ओर आकर्षित यानी बढ़ना शुरू कर देंगे, जिससे ब्रह्मांड में सभी पदार्थों का एक दूसरे से टक्कर होना शुरू हो जाएगा, जिससे मानव जाति का अंत हो सकता है। और इस घटना में इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब एक दूसरे से मैटर आपस में टकराएंगे तो हो सकता है कि मनुष्य भी आपस में टकराकर किसी पदार्थ से, किसी एस्ट्रॉइड से खत्म हो जाए और पूरी पृथ्वी या पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। ऐसा ही बिग रिप है, जहां पर ब्रह्मांड के पदार्थ एक दूसरे से बहुत तेजी से अलग होने लगते हैं, यानी कि जो सामान्य चाल से ब्रह्मांड इस समय फैल रहा है उससे कई गुना तेजी से ये एक दूसरे से पदार्थ दूर हटने लगते हैं। और इसमें भी मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतनी तेजी से ये ब्रह्मांड फैलेगा तो हो सकता है कि पृथ्वी भी नष्ट हो जाए और काफी सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो मनुष्य का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जो कि एक आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय बन रहा है। यह भी एक रहस्य है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। ब्रह्मांड के लिए ये दोनों संभावनाएं एकमात्र संभावित परिणाम नहीं है, कि ऐसा लगता नहीं है कि हमारी पीढ़ी कभी भी इस तरह की प्राकृतिक घटना को देखेगी या फिर नहीं देखेगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम 4 आयामों की कल्पना क्यों नहीं कर सकते? Why can't we imagine 4 dimensions? हम ब्रह्मांड के सामने दिखने वाले छोटे से मनुष्य 4 स्थानिक आयामों वाली दुनिया की कल्पना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ सिद्धांत जैसे स्ट्रिंग थ्योरी की कल्पना को देखें तो काल्पनिक रूप से हम संभव होने के लिए 11 आयामों की आवश्यकता होती है। यदि स्ट्रिंग सिद्धांत सही निकला तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमारी वास्तविकता में 6 लापता आयाम कैसे उलझते हैं।
जैसे ही मैं इन आयामों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है, ऐसा कुछ साइंटिस्टों का मानना है। क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा सा सवाल है जो कि हम आयामों के बारे में जानते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन कोई भी इसका स्पेसिफिक प्रूफ हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ये भी एक रहस्य बनकर रह चुका है, जाने कब तक इसको हम सोल्व कर पाएंगे। प्रकाश की एक सार्वभौमिक गति सीमा क्यों होती है? Why does light have a universal speed limit? हमें पता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन ये स्पीड इतनी ही क्यों होती है? इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं हो सकती है? हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए एक उदाहरण मानते हैं कि अगर कोई ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व में आता है तो उसमें प्रकाश की चाल 4 × 10⁻20 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन कैसे? क्या इसको हमने ऐसे ही मान लिया या फिर हमने इसके ऊपर थोड़े बहुत परीक्षण किए और तब हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड की स्पीड 4 × 10⁻20 मीटर प्रति सेकंड है? लेकिन क्या ये स्पीड कभी कम या बढ़ नहीं सकती? और आगे क्या प्रकाश की चाल इतनी ही रहेगी? वर्तमान में यह जानना असंभव है कि प्रकाश की गति 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड ही क्यों है। हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि इस गति सीमा के बिना हमारा ब्रह्मांड मौजूद नहीं रह सकता। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। Why could not mix up the relativity theory and quantum mechanics? हम आइंस्टाइन के सापेक्षिकता नियम और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ क्यों नहीं देख सकते? तारे और ब्लैक होल की तरह हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, यानी कि कणों से मिलकर बनी होती है। आइंस्टाइन के सापेक्षता नियम बहुत ही बड़े बड़े मैटर या फिर तारे के लिए यूज की जाती है, या फिर तारों और ब्लैक होल की जानकारी के लिए यूज की जाती है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे छोटे एटम्स, हिग्स बोसोन आदि के लिए जानी जाती है। लेकिन भौतिक वैज्ञानिक इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ नहीं बांध सकते। परेशानी यह है कि गुरुत्वाकर्षण नैनोस्कोपिक पैमाने पर काम नहीं करता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बड़े बड़े स्टार या फिर ब्लैक होल्स पर भी लागू नहीं होती है। यही कारण है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सापेक्षता के नियम को एक साथ यूज नहीं कर सकते। और अगर हमें इस ब्रह्मांड में हर चीज को बारीकी से जांचना है तो उसके लिए हमारे पास हर एक मैटर या फिर हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक अलग अलग थ्योरी है, जो कि एक अटपटी सी है। क्योंकि अगर हमें किसी भी दूसरे मैटर या एंटी मैटर को खोजना है तो हमें दूसरी थ्योरी का यूज करना होगा। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक प्रेजेंट में एक ऐसी थ्योरी को खोज रहे हैं जिससे कि हम सभी चीज को एक ही थ्योरी के अंदर बांध के रख दें। यानी कि हमें अगर कोई दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे पार्टिकल्स या दूसरे मैटर को खोजना है या क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, हम सिर्फ एक फिजिक्स के अंदर से ही उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम भविष्य में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक काफी आगे बढ़ भी चुके हैं और इसको कार्य को कर भी रहे हैं। आपको क्या लगता है हम इन सभी मिस्ट्री को कब तक सोल्व कर पाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।